गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, देयर इज इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। मैंने बहुत सिलेक्टेड टॉपिक ही कवर किए हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम कम है और मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि बहुत सारे टॉपिक आपने कर लिए होंगे जो इम्पोर्टेंट है, मल्टीप्लायर एटसेट्रा। लेकिन इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम यहाँ पे करेंगे। तो हमें सबसे पहले समझना है सर, हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है। हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब कहलाती है सर? जब हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी ना सर। इट इज़ द केस व्हेन आवर इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अब सर एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। और एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग। दोनों को हम मैथमेटिकली प्लेस कर देंगे। तो हमने यहाँ पे प्लेस किया तो हमने क्या पाया? सी से सी गया तो आई इक्वल टू एस। तो कहने का मतलब क्या है? जब हमारी इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर होगी तो इट इज इम्प्लाइड दैट हमारी इन्वेस्टमेंट और सेविंग भी बराबर होगी। तो कीन्स ने दो अप्रोच बोली थी इक्विलिब्रियम की, या तो ADAS अप्रोच या IS अप्रोच। IS का मतलब क्या हो गया सर? इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, टेबल में देखो आप, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हमारा ADAS इक्विलिब्रियम में, वहीं हमारा I और S भी इक्विलिब्रियम में है। तो सर जब तक यहाँ हमें क्या देखना है? जब तक हमारी कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा थी, जब तक हमारा कंजम्पशन इनकम से ज़्यादा था, हमें क्या हो रहा था? डिस सेविंग। कंजम्पशन इनकम और सेविंग इन्वेस्टमेंट जैसे ही हमारा बराबर हुआ, हम कहाँ आ गए? ब्रेक इवन पॉइंट पे। हम कहाँ आ गए बेटा? ब्रेक इवन पॉइंट पे। एंड ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहाँ ना सेविंग है ना डिस सेविंग है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। और अगला जो है, जैसे ही हमारा ये पोर्शन, जैसे ही हमारा कंजम्पशन इनकम से कम हुआ तो हमें क्या होने लगी बेटा? सेविंग्स होने लगी। और सेविंग्स का मतलब क्या होता है सर? सेविंग्स का मतलब होता है बचत। तो कहने का मतलब क्या है? हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब कहलाएगी जब हमारी सेविंग और हमारी इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बराबर होंगी इकोनॉमी में, देन आवर इकोनॉमी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये शेड्यूल ज़रूर बनाएं और इसको ज़रूर फॉलो करें। टेबल वाइज लिख के आएँ, क्योंकि कई सारे बच्चों, मैंने देखा है अपने क्लास में भी चेकिंग करते टाइम, और जहाँ मैं स्कूल में पहले क्लास लेता था वहाँ भी देखा है, बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं? एक टेनेटिव ग्राफ बना देते हैं। आप फिगर प्लेस करिए, उससे बहुत इजी रहता है आइडेंटिफाई करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एम्प्लॉयमेंट लेवल। तो तीन तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं। एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। सर हमने पढ़ के आए थे हम एक्स एंड डिमांड और एक्स पोस्ट डिमांड। सर जब हमारी एक्स एंड डिमांड मतलब प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड दोनों जब एक ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं, सर मतलब क्या है? हमने इक्विलिब्रियम कहाँ पे प्लान किया था? 400 पे। आया भी कहाँ? 400 पे, सॉरी 400 पे। तो ये हमारा क्या हो गया? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, मतलब हमारे पूरे रिसोर्सेज एम्प्लॉयड हैं। सेकंड सिचुएशन क्या है सर? सेकंड सिचुएशन है जब हमने इक्विलिब्रियम प्लान कहाँ पे किया था? ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, सॉरी। ओवर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का एक और चैप्टर नंबर 9 है, वो मैं अलग से नहीं कराऊंगा, यहीं आपको उसके बारे में एक शॉर्ट समरी दे रहा हूँ अभी। जब भी हमारी एक्स एंड डिमांड एक्स पोस्ट डिमांड से कम होती है, मतलब एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड, तो हमें क्या मिल जाता है सर? एक्सेस डिमांड मिल जाता है। उसको इन्फ्लेशनरी गैप भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? इन्फ्लेशनरी गैप। सर ये हमें कैसे पता चला? हमने इक्विलिब्रियम कहाँ पे प्लान किया था? 400 पे, सॉरी ये गलत बन गया मुझसे, 400 पे। और एक्चुअल में इक्विलिब्रियम कहाँ पे आया? 500 पे। कहाँ पे आया सर? 500 पे। तो ये क्या हुआ? हमने प्लान किया था 400, हुआ 500, तो ओवर एम्प्लॉयमेंट हो गया ना। हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं, हमारे रिसोर्सेज ज़रूरत से ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं।
ठीक है, तो इस केस में एक्सेस डिमांड हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्सेस डिमांड, और ये टर्न आउट हो जाता है इन्फ्लेशनरी गैप में। सर इसके रीजन क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप के रीजन क्या है? तो हम रीजन भी हाल के हाल देख लेंगे। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जब इंक्रीज हो जाए, ये नॉर्मली कब होता है? जब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दे, जब एक्सपोर्ट इंक्रीज हो जाए, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाए। तो गवर्नमेंट क्या करता है? जब मनी सप्लाई इंक्रीज होती है तो पैसा लोन के फॉर्म में, अलग अलग चीज़ों के फॉर्म में लोगों को बांटती है। जब गवर्नमेंट अपना खर्चा इंक्रीज कर दे, कहने का मतलब क्या है सर? अगर आपका एक बच्चा है जिसका एनुअल एजुकेशन एक्सपेंस है 2 लाख रुपीज़, गवर्नमेंट ने कहा हम बियर करेंगे। सर अगर गवर्नमेंट बियर करेगी तो आपके तो 2 लाख सेव हो गए, तो उससे आप क्या करोगे? डिमांड करोगे कि नहीं करोगे? तो इससे क्या होगी? एक्सेस डिमांड हमारी इकोनॉमी में बढ़ती जाएगी। और तीसरा सर जो लेवल है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम क्या है? हमने इक्विलिब्रियम प्लान किया था 400 पे, लेकिन आया हमारा इक्विलिब्रियम 300 पे। तो सर जब जितना आप प्लान करते हो उससे भी कम आता है, उसको बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। और ये कब होता है? जब इकोनॉमी में डिप्रेशन चल रहा हो, रिसेशन चल रहा हो, और इस गैप को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। तो इसका रीजन क्या है? जब सरकार टैक्स बढ़ा दे, सपोज कर लो 10 रुपये की इनकम है, 8 रुपये सरकार टैक्स ले रही है आपसे, सरकार 8 रुपये टैक्स ले रही, तो आप खाओगे क्या? डिमांड ही नहीं कर पाओगे कुछ 2 रुपये में, है ना? सेम तरीके से जब लोन कम कर दे सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम कर दे, तो ये सारे बहुत सारे रीजन हैं। तो इनको कंट्रोल कैसे करेंगे सर? हम कंट्रोल सेम तरीके से करेंगे। अगर एक्सेस डिमांड है तो हमें क्या करना पड़ेगा? रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाना पड़ेगा, बैंक रेट बढ़ाना पड़ेगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ेंगी, प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम करनी पड़ेंगी, एक्सपोर्ट कम करना पड़ेगा। तो ये कुछ टूल्स हैं हमारे, ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये सब आप पढ़ के आए होंगे। सेम तरीके से अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो क्या करना पड़ेगा? टैक्सेस को घटाना पड़ेगा ताकि लोगों के पास इनकम बढ़े, लोन्स बढ़ाने पड़ेंगे। सर रेपो रेट कम करना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट कम करना पड़ेगा, बैंक रेट कम करना पड़ेगा, ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाने पड़ेंगे, उसमें सिक्योरिटी हमें क्या वापस रीपरचेज करनी पड़ेगी। तो ये सारे टर्म्स मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ये ऑलरेडी हम टर्म 1 में भी पढ़ चुके हैं और आपको आता है। तो अब बच्चों कोई भी किसी को दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ मैंने मैक्रो का जितना भी पॉसिबल पोर्शन था मैंने करवा दिया है। चैप्टर 7, 8 का न्यूमेरिकल पोर्शन है, वो आप लोग एक बार ट्राई करिए, और किसी को भी कोई डाउट आए तो मुझसे प्लीज़ कंसल्ट कर लीजिएगा फ़ोन पे, मैं इंस्टेंटली आपको अवेलेबल करवा दूँगा। ठीक है, अच्छे से सब लोग अपना पेपर दें। मैं ट्राई करूँगा कि आईडी के वीडियोस भी अपलोड कर पाऊँ। कुछ बिजीनेस है जिसकी वजह से शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा आईडी के वीडियो अपलोड करना, लेकिन मैं ट्राई पूरा करूँगा। आप लोग मैक्रो का रिवीजन तो करें अच्छे से। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। और याद रखना मेरी बात, पेपर जैसा भी आए बी काम, बिल्कुल हमें काम रहना है, हमें पैनिक नहीं करना है पेपर देख के। अगर आपको पोर्शन कोई नहीं आ रहा हो तो उस पोर्शन पे ज़्यादा ध्यान दें जो आपको अच्छे से आता हो, जो नहीं आता हो उसको उस टाइम तक के लिए इग्नोर करें जब तक आपने पूरा आता हुआ पोर्शन कंप्लीट नहीं कर लिया। ठीक है ना? और मैं बस आखिरी में 2 लाइन ज़रूर कहूँगा आप लोगों को, खुद को जला दे तभी रोशनी मिलेगी तुझे, वरना क्या पता इन अंधेरों में रखा क्या है। तू हंसे तो दुनिया हंसे, वरना यूं अकेले मुस्कुराने में रखा क्या है। बनना है तो सूरज बन के दिखा, कोई और सितारा बनने में रखा क्या है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।